हाय गाइस, स्टार्ट करेंगे अपन क्लास को कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, क्लास आज चालू जो कर रहे हैं अपन, ठीक है, उसका नाम है, उस टॉपिक का नाम है एडजॉर्न मीटिंग। क्या नाम है? एडजॉर्न मीटिंग। देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको एडजॉर्नमेंट का मतलब बताया था। एक होता है एडजॉर्नमेंट, एक होता है पोस्टपोनमेंट। आधे सारा लोगों से पूछो भाई एडजॉर्न का मतलब क्या होता है, तो बोलते हैं पोस्टपोन। तो फिर पोस्टपोन और एडजॉर्न अलग अलग हैं, तो फिर एक अलग अलग नहीं होते तो एक ही नाम रख देते हैं। ये अलग अलग नाम रखने की क्या जरूरत थी? क्यों हमने इसके दो अलग अलग नाम रखे? तो होता ही है एक्सक्यूज मी, होता ही है कि जब हम बात करते हैं एडजॉर्नमेंट के बारे में, एडजॉर्न के बारे में, जैसे कोर्ट में आपने सुना होगा, कोर्ट में जज क्या बोलता है, ठीक है, दिस कोर्ट इज एडजॉर्न फॉर द डे। एडजॉर्न का मतलब होता है कि जो मीटिंग आप कंटिन्यू कर रहे हो वो पूरी नहीं हुई है। जो मीटिंग आप कंटिन्यू कर रहे हो वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। वो मीटिंग हम कंटिन्यू कर रहे हैं और अभी भी वो कंटिन्यूअसली चल रही है, बीच में हमने थोड़ी देर का ब्रेक लिया है। तो जब कोई मीटिंग स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद जब तक वो एंड नहीं हो जाती है और बीच में आपने गैप लिया, तो उसे कहते हैं एडजॉर्नमेंट ऑफ द मीटिंग। क्या कहते हैं उसे? एडजॉर्नमेंट ऑफ द मीटिंग। उसी तरीके से कोर्ट इज एडजॉर्न फॉर द डे, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ ये अपना जो डिस्कशन था, अपन सिर्फ उसे फॉर द टाइम बीइंग क्या कर रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं, उसे कहते हैं एडजॉर्नमेंट। क्या कहते हैं उसे? एडजॉर्नमेंट कहते हैं। तो एडजॉर्नमेंट का मतलब क्या होता है? एडजॉर्नमेंट का मतलब होता है टेम्पररी ब्रेक लेना। क्या करना? टेम्पररी ब्रेक लेना। मीटिंग अभी तक खत्म नहीं हुई है, आपने एक ब्रेक लिया है, इसे कहते हैं अपन एडजॉर्नमेंट। क्या कहते हैं इसे? एडजॉर्नमेंट कहते हैं। पर जब अपन बात करते हैं किसके बारे में? पोस्टपोनमेंट के बारे में। तो पोस्टपोन कोई चीज आप तब कर सकते हो जब वो स्टार्ट भी नहीं हुई है। क्या नहीं हुई है? स्टार्ट भी नहीं हुई है। तो स्टार्ट करने से पहले आप इसे क्या कर सकते हो? पोस्टपोन कर सकते हो। जैसे एग्जांपल देता हूं, अपन ने डिसाइड करा कि अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग, ठीक है, मान लेते हैं अपन लोग पार्टी करने जाएंगे। क्या करने जाएंगे? पार्टी करने जाएंगे। काफी चल रहा है आजकल ट्रेंड में। तो अपन ने डिसाइड करा कि अपन पार्टी करने के लिए कब जा रहे हैं? 15 को जा रहे हैं, 15 ऑफ मार्च को जा रहे हैं। ठीक है, 11 ऑफ मार्च को मैंने कहा कि नहीं यार, अपन एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा डिले कर देते हैं, 15 की जगह 17 को चलते हैं। इसे कहते हैं पोस्टपोनमेंट। क्या करते हैं? पोस्टपोनमेंट। पोस्टपोन का मतलब होता है किसी चीज को, जो होने वाली चीज है, उसे थोड़े से टाइम के लिए आगे बढ़ा देने से क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अपन पोस्टपोन। क्या कहते हैं इसे? पोस्टपोन। तो पोस्टपोन का मतलब थोड़े से टाइम के लिए आगे बढ़ा देना। तो पोस्टपोनमेंट ऑफ मीटिंग मतलब कि मीटिंग जिस दिन होने वाली थी उस दिन ना होके उससे आगे किसी और दिन आपने शिफ्ट कर दी है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मीटिंग आपने स्टार्ट भी नहीं करी है, मीटिंग आपने स्टार्ट भी नहीं करी है। तो पोस्टपोनमेंट तब होता है जब कोई चीज चालू भी नहीं हुई है। बट जब हम बात करते हैं एडजॉर्नमेंट के बारे में, किसके बारे में? एडजॉर्नमेंट के बारे में। तो एडजॉर्नमेंट कब होता है? जब वो चीज चालू हो चुकी है। क्या हो चुकी है? चालू हो चुकी है, कंप्लीट नहीं हुई है, तब उसका क्या हो सकता है? एडजॉर्नमेंट हो सकता है। तो एडजॉर्नमेंट ऑफ मीटिंग का मतलब क्या होता है? नोटिस ऑफ एन एडजॉर्न मीटिंग। सबसे पहले जब भी आप एडजॉर्न करोगे मीटिंग को, क्या करोगे? एडजॉर्न करोगे मीटिंग, मतलब मीटिंग कंप्लीट नहीं हुई है, इनकम्प्लीट है मीटिंग, आपने उसे क्या करा? बीच में चलती हुई मीटिंग जितनी भी हुई, कंप्लीट हुई, आपने उसे आगे तक क्या कर दिया? एडजॉर्न कर दिया। तो एडजॉर्नमेंट में क्या होता है? एडजॉर्नमेंट वेयर द मीटिंग स्टैंड्स एडजॉर्न टू द सेम डे इन द नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम एंड प्लेस, or such other day not being a national holiday, or at such other time place as the board may determine, the company shall give at least 3 days notice to the members either individually or by publishing advertisement in 2 newspapers। देखो अब होता क्या है, मीटिंग बुलाई मैंने कहा काम करते हैं, 5 घंटे हो गए अपने को मीटिंग में, 4 घंटे हो गए अपने को मीटिंग में, एक काम करते हैं, अपन ने डिसाइड करा कि काम करते हैं, मीटिंग को एडजॉर्न करते हैं हाफ एन आवर के लिए, हाफ एन आवर के लिए मतलब लंच ब्रेक तक के लिए मीटिंग को एडजॉर्न कर देते हैं, या 1 आवर के लिए लंच ब्रेक तक के लिए मीटिंग को एडजॉर्न कर देते हैं। तो मैंने मीटिंग को 1 आवर के लिए एडजॉर्न कर दिया। तो इसके लिए मुझे क्या है, किसी को नोटिस देने की जरूरत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सबको क्या करूंगा, मेल करूंगा दैट मीटिंग इज एडजॉर्न फॉर लंच। नहीं 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 नहीं, ऐसा आपको इन्फॉर्म करने की किसी को जरूरत नहीं है। बट अगर आप मीटिंग को एडजॉर्न करते हो 1 हफ्ते के लिए, कितने टाइम के लिए? 1 वीक के लिए, क्योंकि याद है आपको कोरम नहीं आती तो 1 हफ्ते के लिए एजीएम को क्या कर देते हैं अपन? एडजॉर्न कर देते हैं। याद है अपन ने पढ़ा था। तो कोरम अगर प्रेजेंट नहीं होती और मीटिंग को मैंने 1 हफ्ते के लिए एडजॉर्न कर दिया, तो आपको फिर से एक नोटिस देना चाहिए। कितने दिन का नोटिस देना चाहिए? 3 दिन का नोटिस देना चाहिए मेंबर्स को। 3 दिन पहले आपको नोटिस दे देना चाहिए। मतलब जैसे ही मीटिंग आपने एडजॉर्न करी, 1-2 दिन बाद आप नोटिस भिजवा दो कि हाँ देखो भैया सीधी सी बात है कि नई मीटिंग जो होगी वो इस टाइम पे, इस दिन पे होगी। आगे लिखा है इसमें, या फिर पब्लिश कर देना 2 दिन पहले। कहां पे? एक इंग्लिश और एक वर्नाकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर में, जिसका अच्छा खासा सर्कुलेशन है, वाइड सर्कुलेशन है, ठीक है, जहां पे कंपनी का रजिस्टर ऑफिस सिचुएटेड है। तो आपने देखा एडजॉर्नमेंट ऑफ द मीटिंग। एडजॉर्न मीटिंग क्या बोलता है? एडजॉर्न मीटिंग बोलता है कि अगर आपने मीटिंग को एडजॉर्न करा, क्या करा? मीटिंग को आपने एडजॉर्न करा। एडजॉर्नमेंट कैसे करा? एडजॉर्नमेंट कुछ इस तरीके से करा कि आपने सबसे पहले तो मीटिंग को एडजॉर्न करा फॉर लाइक 15 मिनट्स, हाफ एन आवर, 1 आवर,
2 आवर्स, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन के लिए भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है कि आज मीटिंग का टोटल जो पार्ट था वो कंप्लीट नहीं हो पाया, नेक्स्ट डे इसको कंटिन्यू करेंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट होता ही है कि जब आप मीटिंग का एडजर्नमेंट करते हो 1 वीक के लिए, तो उसमें 3 दिन पहले या तो मेंबर्स को नोटिस जाना चाहिए, मेंबर्स को इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, या फिर अगर आप मेंबर्स को नोटिस नहीं भिजवा सकते देन इन सच ए केस, ठीक है, आप ये क्या करेंगे, आप एक इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर के अंदर जो आपके रीजनल एरिया के अंदर, रीजनल एरिया मतलब जहां पे आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, जहां पे आपकी कंपनी का ऑफिस है, वहां उस एरिया के अंदर, ठीक है, जहां पे उस एरिया के अंदर, जिस एरिया के अंदर आपका ऑफिस सिचुएटेड है, उसके अंदर जो जिस न्यूज़पेपर्स के वाइड सर्कुलेशन है, अच्छा खासा सर्कुलेशन है, अच्छे खासे न्यूज़पेपर्स की सेल आती है, जैसे दैनिक भास्कर अपने यहाँ पे, टाइम्स ऑफ इंडिया अपने यहाँ पे, ठीक है, तो इन न्यूज़पेपर्स के अंदर क्या करना चाहिए, आपको एडवर्टीजमेंट दे देना चाहिए। और ये बोलता है कि अगर एडजॉर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं है तो क्या होगा, एडजॉर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं है तो इफ एट द एडजॉर्न मीटिंग आल्सो कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर from the time appointed for holding the meeting, the members present not being less than 2 in number will constitute the quorum। आपने सबने कोरम पढ़ा है, कोरम कितने कितने लोग चाहिए, कोरम कम से कम अपने को कितने लोग चाहिए देखेगा, ये मैंने बताया था 5 15 30, 5 15 30 मैंने आपको कोरम पढ़ाएंगे। 5 मतलब क्या, 5 जने आएंगे जब कंपनी में कितने लोग हैं, ठीक है, 1000 से कम है, ठीक है, 15 1000 से 5000 और 30, ठीक है, 5000 से ज्यादा। ये 3 मैंने आपको बताया था कि कोरम किस केस में, पब्लिक कंपनी में। प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स मिनिमम 2 होने चाहिए, तो मिनिमम 2 से ज्यादा अपन कोरम में रख भी नहीं सकते, ठीक है, तो 2, अगर 2 ही मेंबर है तो जस्ट इन केस से 2 ही मेंबर है प्राइवेट कंपनी है तो फिर क्या होगा, तो इसलिए वहां पे कोरम कितनी हो जाती है 2, वहां पे कोरम कितनी हो जाती है 2 विल बी द कोरम। ये मैंने आपको बताया था। और मैंने क्या बोला था, अगर कोरम नहीं आती तो क्या करते हैं, मीटिंग को एडजर्न कर देते हैं, है ना। फिर आ गया एडजर्न मीटिंग, एडजर्न मीटिंग अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। अगर कोरम मान लो सेकंड मीटिंग में भी नहीं है, एडजर्न मीटिंग में भी कोरम प्रेजेंट नहीं होती, फिर क्या करें, तो देखो हमने कोरम को कहा यार तुम लोग प्रेजेंट हो जाना, हमने मेंबर्स को इन्फॉर्म कर दिया कि हमने मीटिंग को एडजर्न कर दिया क्योंकि कोरम प्रेजेंट नहीं थी, डिसीजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तुम लोग नेक्स्ट मीटिंग में जाना। नेक्स्ट मीटिंग में भी कोरम नहीं आती, फिर बोलो 5 लोग चाहिए थे, 4 लोग ही आए, तो ये बोलता है कि जितने भी लोग पर्सनली प्रेजेंट है, जितने भी लोग प्रेजेंट है उनको कोरम अज्यूम कर लेना, उनको क्या अज्यूम कर लेना, कोरम अज्यूम कर लेना। तो अगर 2 लोग ही आए हैं तो 2 लोग को ही कोरम अज्यूम कर लेना, एक तो नहीं हो पाएगा, बट एटलीस्ट 2 लोग तो चाहिए, 2 लोग भी आते हैं तो 2 लोग को कोरम अज्यूम कर लो। मान लेना कि 2 लोग आ गए तो कोरम बन गया आपका। If at the adjourned meeting also a quorum is not present within half an hour from the time appointed for holding meeting, the members present not being less than 2, कम से कम 2 लोग चाहिए, ठीक है, will constitute the quorum, वो quorum मिल जाएंगे। बोलो किसी को डाउट है, आई बात समझ में? यहाँ तक आगे देखिएगा, एग्जाम्पल देखते हैं। The articles of association of XYZ Limited having 700 members as on cut-off date prescribe for physical presence of 7 members to constitute quorum for general meeting। ये बोलता है कि कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि 7 लोग तो होने चाहिए। फॉलोइंग आर द स्टेटस ऑफ पर्सन प्रेजेंट इन द जनरल मीटिंग ऑफ XYZ लिमिटेड। कितने कितने लोग आए देखना, ठीक है। टू कंसिडर द अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करा जा रहा है, कंपनी ने ईजीएम कॉल करी। 700 मेंबर्स हैं, आर्टिकल्स में लिखा हुआ है 700 में से 7 लोग तो पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। कितने प्रेजेंट होने चाहिए? 7। बट हमारे लॉ में कितना लिखा हुआ है? 5। देखिएगा जरा, क्या लिखा है? However, the articles of association of the company may provide for a higher number। दिखा लाइन, इसका मतलब क्या है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन चाहे तो ज्यादा, इनसे भी ज्यादा, लॉ की रिक्वायरमेंट है मिनिमम, इससे भी ज्यादा कोरम फिक्स कर सकती है। तो इस कंपनी में क्या हुआ? इस कंपनी में यही हुआ। कितने लोग कोरम फिक्स करे? 7 कोरम में 7 लोग को फिक्स कर दिया। तो चेक द कोरम ऑफ द मीटिंग। मिस्टर ए द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। मिस्टर ए क्या है? रिप्रेजेंटेटिव है गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। तो क्या मिस्टर ए को काउंट करेंगे? क्या मिस्टर ए को काउंट करेंगे? मैंने आपको बताया था किस किस को काउंट करा जाता है, सुन लो एक बार वापस से, प्रोविजन सुन लेना, ठीक है। प्रोविजन देखिए, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर को काउंट करा जाता है, यस। कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को काउंट करा जाता है, यस। प्रॉक्सी को काउंट करा जाता है, आंसर है नो। सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को काउंट करा जाता है, और अगर दूसरे कोई मेंबर आ जाते हैं लाइक डिबेंचर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, उनको काउंट नहीं करा जाता, ठीक है। वो उनको सिर्फ और सिर्फ तब मीटिंग अटेंड करने का राइट है जब उनके बारे में कोई डिस्कशन होता है, उनके टॉपिक के बारे में, उनकी कैटेगरी के बारे में।
ये देखिए, तो मिस्टर ए द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, ही विल बी काउंटेड फॉर द मीटिंग। आंसर आई यस, एक बंदा आ गया। मिस्टर बी एंड सी आर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, आंसर आएगा नो। मिस्टर डी रिप्रेजेंटिंग एबीसी लिमिटेड एंड एसकेवाई लिमिटेड, यस, तो 3 मेंबर्स हो गए। Mr. E, F, G and H are proxies of shareholders. Proxies will be counted. Answer है no. समझ गए? तो क्या यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है? आगे लिखा है मिस्टर ए 1 काउंटिंग, ठीक है, मिस्टर डी 2 काउंटिंग, मिस्टर डी 2 काउंटिंग, मतलब 2 और 1 3। तो कितने मेंबर्स हो रहे हैं इसके हिसाब से? सिर्फ 3 मेंबर्स हो रहे हैं। दिस विल बी काउंटेड, आंसर है नो। दिस विल बी काउंटेड, आंसर है नो। तो यहाँ पे क्या लिखा है? मिस्टर ए इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, विल बी ट्रीटेड एज मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। ओके, बता रखा है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैन वोट ओनली इन रिलेशन टू सच मैटर्स, जो कि उनके राइट्स को डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। इन दिस केस मीटिंग वाज कॉल्ड टू टेक डिसीजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, इससे उनके राइट इफेक्ट नहीं हो रहे, तो आर नॉट मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, उनको काउंट नहीं करा जाएगा। सिंस मिस्टर डी रिप्रेजेंट 2 बॉडी कॉर्पोरेट्स, ही विल बी ट्रीटेड एज 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, 2 माना जाएगा। आगे लिखा है Mr. E, F, G and H are proxies of shareholders and members are not personally present. They are not considered while counting quorum. Quorum के अंदर उनको काउंट नहीं करा जाएगा। From the above analysis, it can be concluded that कि सिर्फ मीटिंग में 3 members personally present थे and they do not constitute proper quorum as fixed by the company. कंपनी ने जितना quorum fix कर रखा है उतने लोग आए नहीं थे। Note the quorum required in respect of general meetings of the company is 5. In case of total number of less than and the quorum can be increased by articles of the company. ठीक है, तो वैसे तो 5 की रिक्वायरमेंट है, बट कंपनी चाहता है थ्रू इट्स आर्टिकल्स क्या कर सकती है, इसको इंक्रीज कर सकती है। तो इसका आंसर कैसे बन के जाएगा वो सुनिए, ठीक है। हाउ यू गोना यू नो आंसर दिस क्वेश्चन, सुनो। ये आपके सामने केस आ गया पूरा का पूरा, यहाँ तक का आंसर कैसे रहेगा। तो आंसर में अपन सबसे पहले क्या करेंगे, आंसर में अपन चालू करेंगे कहां से? आंसर में अपन लोग चालू करेंगे यहाँ से, मतलब quorum for meeting section 103 से, ठीक है। as per section 103 of the Companies Act 2013, quorum means the minimum number of members personally present to validate a meeting. quorum का मतलब क्या है? इतने लोग आने चाहिए, personally present होने चाहिए, ठीक है, to validate a meeting. as per Companies Act 2013, ठीक है, following the requirement of Companies Act in respect of quorum, ठीक है। पहला क्या है? in case of public company 5 members personally present, अगर 1000 से कम है तो 15 होने चाहिए, 5000, 1000 से 5000 30 होने चाहिए अगर, ठीक है, 5000 को एक्सीड करते हैं। और अगर प्राइवेट कंपनी है तो 2 लोग होने ही चाहिए। ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट को काउंट करा जाएगा, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को काउंट करा जाएगा, ठीक है। और अगर मीटिंग, अगर कोरम नहीं आती हाफ एन आवर में, तो मीटिंग क्या हो सकती है? एडजर्न हो जाएगी। एंड दूसरी बात, ठीक है, आर्टिकल्स चाहे तो क्या कर सकते हैं? आर्टिकल्स चाहे तो कैन प्रोवाइड फॉर लार्जर कोरम, ठीक है, देन स्पेसिफाइड इन दी एक्ट। समझ गए क्या? तो अपन ने पूरी बात बोल दी। अब इसमें अपन क्या करेंगे? इसमें अपन बताएंगे कि इन द गिवन केस, ये तो अपन ने बताया प्रोविजंस ऑफ द केस, मतलब प्रोविजंस ऑफ द लॉ, लॉ के प्रोविजंस बता दिए। यहां पे अपन क्या करेंगे? केस को आंसर करेंगे कि इन द गिवन सिचुएशन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ XYZ लिमिटेड प्रोवाइडेड दैट देयर शुड बी 7 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट इन द मीटिंग। तो आंसर क्या करेंगे कि हां 7 लोग पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए, मतलब आर्टिकल्स की रिक्वायरमेंट अगर 7 लोग है तो कोरम के लिए हम 7 लोग अज्यूम करेंगे, 5 नहीं, क्योंकि लॉ बोलता है कि आर्टिकल्स चाहे तो क्या कर सकते हैं? ज्यादा मेंबर्स के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। सो कोरम विल बी 7 मेंबर्स। इन दिस केस मिस्टर ए इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र विल बी काउंटेड एज 1, ठीक है। बी एंड सी आर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, सिंस देयर वी आर नॉट डिस्कसिंग एनीथिंग अबाउट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, दे हैव नो राइट टू वोट, दे विल नॉट बी काउंटेड। Mr. D representing ABC and SKY Limited, ठीक है, will be counted as 2 members personally present. E, F, G and H are proxies and they will not be counted as per the provisions of section 103. तो अब क्या करेंगे? ठीक है, इसका मतलब सिर्फ 3 members personally present है, hence quorum is not present. Then meeting shall stand adjourned for the same time, same day, ठीक है, next week, same place. आई बात समझ में? ठीक है, ये अपन ने क्या कर दिया? अपन ने बता दिया, खत्म बात। आंसर समझ आया? इस तरीके के जब आंसर करके आते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, यू विल गेट ऑलमोस्ट फुल मार्क्स, मतलब करीब पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। 5 नंबर का है तो 4, 4.5 तक तो इजीली आपको इसमें मिल भी जाएंगे, क्योंकि देखो जनरली ये लोग क्या करते हैं? फुल मार्क्स देते नहीं है। हाँ, बट जो प्रैक्टिकल इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें फुल मार्क्स मिल जाते हैं। तो इसमें इस तरीके से आंसर करा, यू हैव रिटन एवरीथिंग, यू हैव रिटन, ठीक है, प्रोविजंस ऑफ द केस, फैक्ट्स ऑफ द केस, कंक्लूजन आपने लिख दिया, तो यस आपको इसमें मार्क्स मिलने चाहिए। ये भी बता दिया कि इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद होगी मीटिंग एडजर्न। समझ गया क्या? हाँ जी, वो कंक्लूजन में लिखना होगा, कंक्लूजन में लिखना पड़ेगा लास्ट में,
कि इस सबसे क्या हुआ, इस सबसे ये आया कि मीटिंग को एडजर्न करना पड़ेगा। समझ गए? नेक्स्ट आता है रेजोल्यूशन पास एट एडजर्न मीटिंग्स। As per section 116, where a resolution is passed at an adjourned meeting of the company, ठीक है, or the holders of any class of shares in a company or the board of directors, the resolution should be treated on the date was actually passed, not any earlier date. ये बोलता है कि अगर आपने adjourned meeting में कोई resolution पास करा तो उसमें डेट जो लिखी जाएगी ना मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करने की, वो एडजर्न मीटिंग वाली जो डेट है वही लिखी जाएगी। मतलब जैसे 1 तारीख को हम लोग मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे थे, एडजर्न करके 7 तारीख को हमने ऑर्गेनाइज करी, तो 7th को हमने रेजोल्यूशन पास करा, ऐसा लिखा जाएगा, ना कि 1st को हमने पास करा। ठीक है, तो लिखा है कि वेयर एनी रेजोल्यूशन इज पास्ड ऑल द होल्डर्स ऑफ एनी क्लास ऑफ मीटिंग इन कंपनी, मतलब आपने कोई क्लास मीटिंग का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, कोई भी आपने कोई भी रेजोल्यूशन पास करा, द रेजोल्यूशन शैल बी ट्रीटेड एज पास्ड ऑन द डेट वाज एक्चुअली पास्ड एंड नॉट एनी अर्लियर डेट। जिस दिन रेजोल्यूशन पास करा गया है उस दिन की डेट से एप्लीकेबल होगा, ना कि प्रीवियस डेट से। ओके, और जो भी आप स्पेशल रेजोल्यूशंस पास करते हैं आपको आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। किसको इन्फॉर्म करना पड़ता है? आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है चेयरमैन ऑफ मीटिंग्स, सेक्शन 104। अब लेट्स जस्ट टॉक अबाउट चेयरमैन ऑफ द मीटिंग्स। देखो चेयरमैन मतलब क्या? कुछ नहीं। चेयरमैन इज नॉट अ पोजीशन कि भैया तुम चेयरमैन हो तो तुम सब कुछ हो कंपनी में। नो, चेयरमैन एक तरीके से वो बंदा होता है जो, मतलब यू कैन से क्लास मॉनिटर होता है ना। अब क्लास मॉनिटर होता तो स्टूडेंट ही है, उसी तरीके से कंपनी के अंदर जो मीटिंग चलेगी, तो मीटिंग वैलिडली रन हो रही है कि नहीं हो रही है, मीटिंग की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है, इन सब चीजों को वेरीफाई करने के लिए, इन सब चीजों को चेक करने के लिए अपन लोग किसको अपॉइंट करते हैं? चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे जो चेयरमैन होता है हमारा, उसका काम क्या होता है? चेयरमैन का काम होता है कि मीटिंग आपने टाइमली बुलाई, मीटिंग में सारे के सारे लोग आए, ठीक है, रेजोल्यूशन पास कब करवाना है, मीटिंग को होल्ड करके रखना, ये सारा काम किसका होता है? चेयरमैन का होता है। तो चेयरमैन इज बेसिकली अ पर्सन, ठीक है, जो मीटिंग को होल्ड करके रखेगा। जनरली क्या होता है, जो कंपनी का चेयरमैन होता है ना, तो कंपनी का चेयरमैन मतलब वैसे तो चेयरमैनशिप क्या है? कुछ नहीं। चेयरमैनशिप मतलब सबको होल्ड करना। मैनेजिंग डायरेक्टर इज द पर्सन हु मैनेजेस एवरीथिंग, चेयरमैन इज द पर्सन हु होल्ड्स एवरीथिंग, हु होल्ड्स द मीटिंग। मीटिंग के अंदर जो बंदा बोलेगा, जो बंदा सबके सामने खड़ा रहेगा, दैट विल बी द चेयरमैन ऑफ द कंपनी। सो होता यह है कि unless the articles provide, company otherwise provide, the members personally present at the meeting shall decide, ठीक है, and shall elect one of themselves to be the chairman thereof by show of hands। तो अपन क्या करेंगे, जैसे ही मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, जितने भी लोग पर्सनली प्रेजेंट है, ठीक है, अपन क्या कर देंगे, इनमें से अपॉइंट कर देंगे, आप में से किसको चेयरमैन बनना है, ये 2 लोग चेयरमैन बनना चाहते हैं, आप बताइए, आप इसको अपॉइंट करेंगे, इसको अपॉइंट करें, इसके लिए वोट आए 70, इसके लिए वोट आए 80, तुम अपॉइंट हो जाओ। समझ गए क्या? इफ पोल इज डिमांडेड ऑन द इलेक्शन ऑफ चेयरमैन, अगर इलेक्शन ऑफ चेयरमैन के लिए पोल की डिमांड हुई, बोलते हैं इट शैल बी टेकन फोर्थविथ। फोर्थविथ का मतलब होता है हाथों हाथ। हाथों हाथ मतलब इमीडिएटली आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, आपने जैसे ही बोला कि यार चेयरमैन के लिए तो पोल की डिमांड हो गई, तो होता ही है कि जब भी पोल की डिमांड होती है ना, तो हम लोग जनरली वेट करते हैं कि लास्ट में एक साथ क्या करेंगे, पोलिंग बूथ लगा के उसमें आके वोट कर देना। बट चेयरमैन तो क्या है, जब तक अपॉइंट नहीं होगा मीटिंग ढंग से कंटिन्यू नहीं होगी। भाई चेयरमैन जब तक अपॉइंट नहीं होगा तब तक मीटिंग ढंग से कंटिन्यू नहीं होगी। तो चेयरमैन का अपॉइंटमेंट तो कंपलसरी हो गया। तो चेयरमैन अपॉइंट करने के लिए अगर पोल की रिक्वायरमेंट आती है, किसकी रिक्वायरमेंट आती है? पोल की रिक्वायरमेंट आती है, तो इमीडिएटली क्या करना पड़ेगा, पोल को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, ठीक है। And the chairman elected on the show of hands shall continue to be the chairman of the meeting unless some other person is elected as chairman as a result of the poll, and such other person shall be the chairman for rest of the meeting। एक एग्जांपल देके बताता हूं। मान लो हुआ ये, ढंग से समझिएगा इसे। एक पर्सन है कंपनी के अंदर, मिस्टर एक्स कंपनी का एक डायरेक्टर है, और एक है मिस्टर वाई, ये भी कंपनी के डायरेक्टर है, ठीक है। हुआ ये कि शो ऑफ हैंड्स हुए। क्या हुआ सबसे पहले? फर्स्ट शो ऑफ हैंड्स। क्या हुआ? शो ऑफ हैंड्स। एंड दिस शो ऑफ हैंड्स मिस्टर एक्स जो थे वो अपॉइंट हो गए एज चेयरमैन। इसको एज ए चेयरमैन अपॉइंट कर दिया मीटिंग का, बोले मीटिंग के चेयरमैन है।
शो ऑफ हैंड से हमने वोट कराया, मिस्टर एक्स के पास वोट आए 45, मिस्टर वाई के पास वोट आए 30, तो मिस्टर एक्स वाज अपॉइंटेड एज, ठीक है, व्हाट, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, ठीक है, बाय शो ऑफ हैंड्स। फिर अचानक से किसी ने पोल की डिमांड कर दी, किसकी डिमांड कर दी, पोल की डिमांड कर दी, मतलब पोलिंग पे वोटिंग होगी, तो शो ऑफ हैंड्स में एवरी मेंबर है सिंगल वोट, सबके पास एक ही वोट करने का राइट होता है। पोल में जो वोट्स होते हैं वो किसके हिसाब से होते हैं, अकॉर्डिंग टू पेड अप शेयर कैपिटल, है ना। तो अकॉर्डिंग टू पेड अप शेयर कैपिटल अब वोटिंग होने वाली है, तो जो वोटिंग होगी वो किसके हिसाब से होगी, अकॉर्डिंग टू पेड अप शेयर कैपिटल होगी। आप समझ रहे हो क्या बोला मैंने, तो अब जो वोटिंग होगी वो अकॉर्डिंग टू पेड अप शेयर कैपिटल होने वाली है। यहाँ पे वोटिंग का पैटर्न ऑफ कंप्लीटली चेंज हो गया, अकॉर्डिंग टू पेड अप शेयर कैपिटल अब वोटिंग होने वाली है। तो अब क्या करेंगे, इमीडिएटली अपन क्या करेंगे, इमीडिएटली अपन, ठीक है, पोल पे क्या करेंगे, वोट ऑर्गेनाइज करेंगे, पोलिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है, एक्स और वाई, और मान लो वाई अपॉइंट हो जाता है वाई अपॉइंट हो जाता है, ठीक है, पोल से। पोल जब हमने ऑर्गेनाइज किया तो कौन अपॉइंट हो गया, वाई अपॉइंटेड एज, ठीक है, एज चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, वाई को अपॉइंट कर दिया चेयरमैन। तो अब ये बोलता है कि जब तक वाई का अपॉइंटमेंट नहीं हो जाता, इस मोमेंट तक एक्स विल कंटिन्यू एज चेयरमैन, और जैसे ही वाई का अपॉइंटमेंट हो जाएगा तो फिर वाई कंटिन्यू करेगा, ठीक है, एज चेयरमैन फॉर रेस्ट ऑफ द मीटिंग। तो जब तक एक्स का अपॉइंटमेंट है, एक्स विल बी द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, और जिस मोमेंट आपने वाई का अपॉइंटमेंट कर दिया तो वाई विल कंटिन्यू, ठीक है, एज चेयरमैन ऑफ द मीटिंग फॉर रेस्ट ऑफ द मीटिंग। तो बची हुई मीटिंग के लिए कौन कंटिन्यू करेगा, वाई कंटिन्यू करेगा, वाई कंटिन्यू करेगा एज चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। तो इफ पोल इज डिमांडेड ऑन द इलेक्शन ऑफ द चेयरमैन, आपने किसकी डिमांड कर दी, पोल की डिमांड कर दी, इट शैल बी टेकन फोर्थविथ। फोर्थविथ का मतलब होता है इमीडिएटली, हाथों हाथ, अभी के अभी, रुकना नहीं है, सारे काम रोको, अभी के अभी क्या ऑर्गेनाइज करो, पोल ऑर्गेनाइज करो विद द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट के हिसाब से, एंड द चेयरमैन इलेक्टेड बाय शो ऑफ हैंड्स शैल कंटिन्यू टू बी द चेयरमैन। तब तक कंटिन्यू करेगा जब तक नया चेयरमैन अपॉइंट नहीं हो जाता। अगर वही अपॉइंट हो जाता है तो अच्छी बात है, वही कंटिन्यू करेगा, और कोई और अपॉइंट हो जाता है तो वो कंटिन्यू करेगा। एंड एज ए रिजल्ट, चेयरमैन एज ए रिजल्ट ऑफ पोल एंड सच अदर पर्सन शैल बी द चेयरमैन ऑफ द रेस्ट ऑफ द मीटिंग, और कोई और अगर पर्सन अपॉइंट हो जाता है, ठीक है, तो वो कंटिन्यू कर लेगा बाकी। समझ गए क्या, डन। तो इट्स लाइक आपको कहीं जाना है एंड समवन इज ड्राइविंग दी कार। पहले एक्स बंदा ड्राइव कर रहा था गाड़ी को, ठीक है, सबने डिसाइड करा नहीं वाई को ड्राइव करने दो, फिर वाई ड्राइव कर रहा है गाड़ी को। अब यही चीज हो रही है यहाँ पे, एक्स इज द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, जो मीटिंग को चलाएगा ना, वाई इज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, वो कंटिन्यू करेगा। समझ गए क्या। प्रेजेंस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर एंड सेक्रेटरियल ऑडिटर, ये बोलता है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर और सेक्रेटरियल ऑडिटर का अपॉइंट होना जरूरी है मीटिंग के अंदर। स्टैट्यूटरी ऑडिटर कौन होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सेक्रेटरियल ऑडिटर होता है कंपनी सेक्रेटरी। कौन होता है, कंपनी सेक्रेटरी। तो ये जो ऑडिटर्स होते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है, वो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करता है कि अकाउंट्स में सब कुछ करेक्ट तो है ना, ठीक है, मिसलीडिंग्स तो नहीं है, फेक बातें तो नहीं है, जो बोला है सही है, शेयर्स का पैसा ढंग से यूटिलाइज हुआ कि नहीं हुआ, इन सब चीजों को देखता है वो। बट जो सेक्रेटरियल ऑडिटर होता है उसका काम होता है सेक्रेटरियल ऑडिट कंडक्ट करना, उसके अंदर लॉ की रिक्वायरमेंट को देखा जाता है, कंपनीज एक्ट के रिक्वायरमेंट को पूरा करा कि नहीं करा, ठीक है, इस एक्ट की रिक्वायरमेंट को स्पेसिफिकली मेनली फॉर कंपनीज एक्ट, क्योंकि कंपनीज एक्ट, कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है कंपनीज एक्ट ज्यादा गवर्न होती है, ठीक है, सबसे ज्यादा जो हमारा लीडिंग एक्ट होता है वो कौन सा होता है, कंपनीज एक्ट होता है। तो ही जस्ट नीड टू टेक केयर ऑफ थिंग्स क्या कि कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट्स है जो भी सारी की सारी वो पूरी हुई कि नहीं हुई, आरओसी की रिक्वायरमेंट, आरओसी को कम्युनिकेशन, ठीक है, सेबी को कम्युनिकेशन, इसको कम्युनिकेशन, उसको कम्युनिकेशन, ठीक है, पब्लिक से कम्युनिकेशन, ये सब कंपनी ने रिक्वायरमेंट पूरी करी कि नहीं करी, ये सारी चीजें चेक करता है कौन, ठीक है, सेक्रेटरियल ऑडिटर। तो सेक्शन 146 ऑफ द एक्ट रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ ऑडिटर इन जनरल मीटिंग्स। जनरल मीटिंग्स में कौन आएगा, ऑडिटर आएगा, अनलेस अदरवाइज exempted, either himself or through the authorized representative who shall be qualified to be an auditor shall have right to be heard at such meeting as part of the business which concerns him as the auditor। और कहीं पे भी अगर हमें लगेगा कि कंपनी में फ्रॉड हुआ था, न्यूज आई थी, तो ऑडिटर चलो आओ आओ बोलो, ऐसे तो नहीं बोलेंगे डेफिनेटली, बट हाँ वो लोग ऑडिटर को, कंपनी सेक्रेटरी को, ठीक है, दोनों को क्या कर सकते हैं, बुला सकते हैं, और वहां से वो लोग कंसर्न्स के लिए पूछ सकते हैं, लाइक, ठीक है, सो नाउ वी वुड लाइक टू कॉल अपॉन द ऑडिटर ऑफ द कंपनी मेसर्स दिस एंड दिस फर्म, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और इनके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं ये, दे आर कमिंग, दे विल टेल यू अबाउट दिस पर्टिकुलर कंसर्न ऑफ द कंपनी, ठीक है, वेयर न्यूज वाज टोटली फेक एंड इट वाज डिस्क्राइब्ड एज कंपनी हैज फेक सम पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सो ऑडिटर प्लीज कम। तो ऑडिटर आएगा
ठीक है, एन ऑडिटर आके बताएगा एज फार एज आई हैव गॉन थ्रू विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी एंड वी हैव वेरीफाइड ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द कंपनी, सो आई जस्ट फाउंड दैट दिस इज जस्ट कंप्लीटली फेक एंड आई हैव प्रेजेंटेड माय ऑडिटर्स रिपोर्ट वगैरह 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 वगैरह। समझ गए क्या? बताइए, है ना? नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं आज से, प्रॉक्सीज। टॉपिक का नाम क्या है? प्रॉक्सीज। ठीक है, प्रॉक्सीज मतलब क्या? प्रॉक्सीज मतलब एक तरीके से अटेंडेंस लगवाना। क्या लगवाना? अटेंडेंस लगवाना। तो अटेंडेंस लगवाने इज व्हाट? प्रॉक्सीज। अटेंडेंस लगवाना इज व्हाट? प्रॉक्सीज। बोले सर कैसे? अरे बड़ा सिंपल है। मीटिंग में आप क्लास में जाते हो, ठीक है, क्लास के आप मॉनिटर हो, दोस्त आपका आया नहीं है, टीचर ने अटेंडेंस ले ली, बाद में जाके उसको, ठीक है, एब्सेंट को प्रेजेंट में कन्वर्ट कर दिया। टीचर ने क्या करा? एब्सेंट के टाइम पे टिक लगा दिया छोटा सा, ये जगह छोड़ दी, आपने उसको पी लगा दिया बाद में जाके। समझ रहे हो? ठीक है, किसी को शक भी नहीं हुआ। या फिर क्लास भरी हुई है, 200 बच्चे हैं, 150 बच्चे हैं क्लास में, ठीक है, टीचर ने कहा राहुल, ठीक है, आपने कहा यस, टीचर ने मार कर दी प्रेजेंट, टीचर ने ध्यान नहीं दिया। दिस इज प्रॉक्सी। बेसिक प्रॉक्सी का तो मतलब यही होता था, ठीक है, मूवीज में भी देखा होगा अपन ने इस तरीके की चीजें, इस तरीके की हरकतें। बट प्रैक्टिकली कंपनीज में प्रॉक्सीज का मतलब क्या होता है वो सुनिएगा। प्रैक्टिकली कंपनीज में प्रॉक्सीज का मतलब ये होता है कि जब कोई मेंबर इस तरीके से बिजी होता है या उसे ऐसा लगता है कि यार मैं बोल नहीं पाऊंगा मीटिंग के अंदर, मैं समझ नहीं पाऊंगा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास जाने का, तो वो अपनी जगह पे किसी अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज देता है। किसको भेज देता है? रिप्रेजेंटेटिव को भेज देता है। अब आप ऐसे तो हो नहीं कि आपका बिजनेस ऐसा हो कि आप एक कंपनी हो, तो कंपनी तो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकती है, ठीक है, गवर्नर भेज सकता है, प्रेसिडेंट भेज सकता है, बट एक पर्सन अपने रिप्रेजेंटेटिव को अगर भेजता है तो वी कॉल हिम प्रॉक्सी। हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे प्रॉक्सी बोलते हैं। तो प्रॉक्सी अगर कभी भी मीटिंग अटेंड करने आता है तो प्रॉक्सी के पास ना तो बोलने का राइट है, ना ही वोट करने का राइट है बाय शो ऑफ हैंड्स। मतलब एक तरीके से ये मान लो कि प्रॉक्सी आया, बैठा, जैसे ही बैठा, वो यार हाथ बांध, इसके हाथ बांध, हाथ बांध, हाथ बांध दिए, और मुंह पे टेप लगा, बोल रहा है, टेप लगा दी। मतलब बस वो करके की सुनता रहेगा मीटिंग। समझ रहे हो? ही हैज नो राइट, उसके पास कोई राइट ही नहीं है, वो शो ऑफ हैंड से वोट नहीं कर सकता क्योंकि उसके वर्चुअली हमने हाथ बांध दिए। वो बोल नहीं सकता क्योंकि वर्चुअली हमने उसका मुंह बंद कर दिया है। समझ रहे हो क्या? ही हैज नो राइट टू वोट बाय शो ऑफ हैंड्स, ही हैज नो राइट टू आस्क फॉर, ठीक है, ही हैज नो राइट टू स्पीक। भाई मेंबर ने तो क्या किया, एक बड़े अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट को भेज दिया और कंपनी की हर चीज को क्वेश्चन कर रहा है, तो इस तरीके से तो काम नहीं चलेगा ना। कंपनी बोलती है यार उसको लेके आओ, तुम क्यों आ रहे हो यार? समझ रहे हो? इस तरीके से क्या है, कंपनी ने उसको मना कर दिया, ठीक है, कि तुम क्या नहीं कर सकते, ना तो तुम बोल सकते हो, ना ही तुम शो ऑफ हैंड से वोट कर सकते हो। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डिमांड फॉर पोल, ठीक है, आप सिर्फ किसकी डिमांड कर सकते हो? पोल की डिमांड कर सकते हो, ठीक है, पोल पे वोट कर सकते हो। समझ गए? A person who is appointed by a member to attend and vote at the meeting in the absence of the member at the meeting is termed as proxy। कि मैं तो नहीं जाऊंगा, तू चले जा, मेरी जगह जाके वोट करके आ जा। Thus proxy is an agent of the member appointed by him, मेरा एजेंट है। The term proxy is also referred to the instrument by which the person is appointed as proxy। मतलब एक एग्जांपल देके समझाता हूं आपको। प्रॉक्सी के दो मतलब है, प्रॉक्सी के दो मतलब है। पहला तो होता है प्रॉक्सी का मतलब कि ये एक मेंबर है, ये कौन है? एक मेंबर है। मेंबर ने क्या किया, एक बंदे को अपॉइंट करा, ठीक है, सुन तू मेरी जगह जा और वोट करके आ, तो ये कौन हो गया? प्रॉक्सी हो गया, है ना। आपको क्या करना पड़ता है, कंपनी के अंदर एक प्रॉक्सी फॉर्म होता है। क्या होता है? प्रॉक्सी फॉर्म होता है। प्रॉक्सी फॉर्म में क्या लिखा होता है? इसमें नाम लिखा होगा कि मैं मिस्टर एक्स हूं, मैं मीटिंग अटेंड करने नहीं आ सकता, मेरी जगह पे ये बंदा आएगा, ठीक है, मेरी जगह पे जेड नाम का बंदा आएगा मीटिंग अटेंड करने के लिए, साइन वाइन करके दे दिए। तो इस फॉर्म को भी क्या कहते हैं अपन? प्रॉक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्रॉक्सी कहते हैं। सो यहाँ पे प्रॉक्सी मीटिंग अटेंड कर रहा है, यस। यहाँ पे प्रॉक्सी क्या कर रहा है? प्रॉक्सी कंपनी ने डिपॉजिट करा दी, कंपनी को डिपॉजिट करा दी क्या तुमने प्रॉक्सी? तो कंपनी को प्रॉक्सी डिपॉजिट करा दिया, मतलब प्रॉक्सी फॉर्म बोलने की जगह आप सीधे प्रॉक्सी बोल दो। तो प्रॉक्सी का मतलब क्या हो गया? प्रॉक्सी फॉर्म। प्रॉक्सी के दो मतलब हो गए, प्रॉक्सी मतलब पर्सन और प्रॉक्सी मतलब प्रॉक्सी फॉर्म, जो फॉर्म आपको फिल करके कंपनी को देना है। तो ये बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट बाय व्हिच अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज प्रॉक्सी। ये दोनों चीजें प्रॉक्सी होती है। सेक्शन 105 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2015 प्रोवाइड्स दैट अ मेंबर
हु इज एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट, जो भी मेंबर मीटिंग अटेंड कर सकता है और मीटिंग में जाके वोट कर सकता है, कैन अपॉइंट अनदर पर्सन एज अ प्रॉक्सी टू अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग ऑन हिज बिहाफ। वो अपनी जगह पे किसी और को अपॉइंट कर सकता है कि तू जा मेरी जगह जाके मीटिंग अटेंड कर, मेरी जगह जाके वोट करके आ। दिस सेक्शन आल्सो प्रोवाइड्स द मैनर फॉर अपॉइंटिंग प्रॉक्सी। प्रॉक्सी को अपॉइंट कैसे करा जाएगा वो देखिएगा। प्रॉक्सी का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टार मार्क करना है अपने को। Who can appoint a proxy? कौन कौन प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है देखिएगा जरा। Who can appoint a proxy? Any member of the company जिसके पास मीटिंग अटेंड करने का राइट है, मीटिंग में जाके वोट करने का राइट है, कैन अपॉइंट अ प्रॉक्सी। ये तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ठीक है। यही लिखा है कि entitled to attend and vote at the meeting of the company shall be entitled to appoint another person as a proxy, ताकि वो जाके वोट करके आ सके उसके बिहाफ पे, ठीक है। The secretarial standard 2 added that where allowed a member can appoint one or more proxies to attend and vote instead of himself and a proxy need not to be a member। ये बोलता है सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड बोलता है कि आप एक से ज्यादा प्रॉक्सी भी अपॉइंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉक्सी जो है जरूरी नहीं है कि कंपनी का मेंबर हो। मतलब ये कि मैं किसी कंपनी के मेंबर को, फॉर एग्जांपल मेरा एक छोटा भाई है और छोटे भाई के पास भी कंपनी के शेयर्स है, मैंने उसे कहा क्या कि काम कर तू ही मेरी जगह पे जाके वोट कर देना, तू मेरा प्रॉक्सी बन के भी चले जा। तो मैं उसका छोटा भाई हूं मान लो, और मैं क्या कर रहा हूं, मैं मेंबर भी हूं खुद और मैं प्रॉक्सी भी हूं। मैं मेंबर भी हूं, मैं प्रॉक्सी भी हूं। तो मैं बोलूंगा एज ए मेंबर, मैं शो ऑफ हैंड से वोट करूंगा एज ए मेंबर, बट मैं पोल पे जब वोट करूंगा ना तो एज अ मेंबर हिमसेल्फ, ठीक है, मैं खुद एज ए मेंबर एंड एज अ प्रॉक्सी अपने भाई के बिहाफ पे वोट कर दूंगा। समझ गए क्या? क्लियर हुआ? ऐसा होता ना जैसे यार मैं तो एक फंक्शन में जा नहीं रहा, तू मेरी जगह जाके गिफ्ट दे देना, तो आप तो गए नहीं बट आपने गिफ्ट भिजवा दिया। समझ रहे हो? उसी तरीके से आप तो आए नहीं मीटिंग अटेंड करने के लिए, बट आपने क्या किया, आपने अपने वोट पहुंचा दिया। समझ गए क्या? However, a proxy shall be a member in case of companies with charitable objects, मतलब not for profit registered under the specified provisions। ये बोलता है कि प्रॉक्सी अगर सेक्शन 8 कंपनी का है तो स्पेसिफिकली बोल दिया कि सेक्शन 8 कंपनी के अंदर जो प्रॉक्सी होगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन होगा, मेंबर होगा। समझ गए? नॉन मेंबर्स आर नॉट अलाउड टू अटेंड दोस मीटिंग्स। अ प्रॉक्सी कैन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 50, मतलब एक बंदा कितने मेंबर्स का प्रॉक्सी बन सकता है, 50 लोगों का एक साथ, एंड होल्डिंग इन द एग्रीगेट नॉट मोर देन 10% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कैरी वोटिंग राइट। या फिर जिन मेंबर्स के पास मैक्सिमम 10% तक के शेयर्स हैं, मतलब ये हुआ कि मैं मैक्सिमम 50 लोग का प्रॉक्सी बन सकता हूं, मैं मैक्सिमम 50 लोग का प्रॉक्सी बन सकता हूं, या फिर मैं मैक्सिमम 10% वोटिंग पावर का प्रॉक्सी बन सकता हूं। 10% शेयर्स है जिनके पास 10% वोटिंग राइट है, उनका प्रॉक्सी बन सकता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 4 मेंबर्स के पास मिला के 10% शेयर्स हैं, 10% वोटिंग पावर है, तो मैं 4 मेंबर का ही प्रॉक्सी बन पाऊंगा, मैं बाकी का प्रॉक्सी नहीं बन सकता। समझ गए बात? समझ आएगा? मेरे पास 60 मेंबर्स आए कि तुम हमारे प्रॉक्सी बन जाओ, हमसे पैसे ले लेना, और 60 के पास सिर्फ 8% शेयर्स है टोटल मिला के, तो मैं उनमें से सिर्फ 50 का ही प्रॉक्सी बन सकता हूं, 10 को मुझे मना करना पड़ेगा। तो ईदर ऑफ द कंडीशन जो भी विचएवर इज अर्लियर, जो पूरी हो जाए, 50 मेंबर हो जाए या 10% ऑफ द वोटिंग पावर पूरी हो जाए, आप तब तक ही क्या कर सकते हो, प्रॉक्सी बन सकते हो, उसके ज्यादा से प्रॉक्सी नहीं बन सकते। However, a member holding more than 10% of the total share capital carrying voting rights may appoint a single person as proxy for his entire shareholding, and such person shall not act as proxy for another person or shareholder। मतलब कि मेरे पास ऑलरेडी खुद के पास 12% शेयर्स है, तो सर आपने तो बोल दिया 10% से ज्यादा नहीं हो सकता। नहीं, उस कंडीशन में एक प्रॉक्सी मैं अपॉइंट कर सकता हूं, और वो प्रॉक्सी के लिए सिर्फ मैं अकेला ही मेंबर रहूंगा। मतलब प्रॉक्सी किसी और का, वो पर्सन जो है वो किसी और का प्रॉक्सी बन के नहीं जा सकता उस कंडीशन में। मतलब मैंने क्या किया, मेरे पास अकेले के पास कंपनी के कितने परसेंट शेयर्स हैं, मेरे पास कंपनी के पास 12% शेयर्स हैं, तो उस कंडीशन में मैंने एक बंदे को अपॉइंट कर दिया, अब तू किसी और का प्रॉक्सी नहीं बनेगा। सुन, अब तू किसी और का प्रॉक्सी नहीं बन सकता, क्योंकि तूने ऑलरेडी कंडीशन को फुलफिल कर दिया। कंडीशन जो थी उसको अचीव कर लिया। 10% की थी, लॉ बोलता है नहीं 10% से ज्यादा भी चलेगा, बट तू फिर एक ही का क्या बन के जाएगा, प्रॉक्सी बन के जाएगा, फिर तो औरों का प्रॉक्सी नहीं बन सकता। तो ये मेरा प्रॉक्सी बन के जाएगा जिसने क्या कर रखा है, इस कंडीशन को, ठीक है, अचीव कर लिया। इफ अ प्रॉक्सी इज अपॉइंटेड फॉर मोर देन 50 मेंबर्स, ठीक है, 50 मेंबर से ज्यादा का, ही शैल चूज एनी 50 मेंबर्स एंड कंफर्म
the same took the company before the commencement of the specified period for inspection. In case the proxy fails to do so, the company shall consider only the first 50 proxies received as valid. ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, 60 लोग आए, तो अच्छा अब मेरे पास ऑप्शन है, सुनो मैं सेलेक्ट करूंगा इस बार, मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, तू ठीक है यार, तेरा प्रॉक्सी नहीं, तू नहीं, तेरी शक्ल अच्छी नहीं, मैं तेरा प्रॉक्सी नहीं बनूंगा, तू नहीं रहने दे, ठीक है, हाँ तू चल, ठीक है, तेरा प्रॉक्सी बन दूंगा। तो ऐसे करते 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 60 में से मुझे डिसाइड करना है, मैं मजाक कर रहा था, शक्ल अच्छी नहीं है, ठीक है, 60 में से मुझे डिसाइड करना है क्या, नहीं नहीं उसे नहीं बोल रहा था मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ठीक है, 60 में से मुझे डिसाइड करना है कि मैं किसका प्रॉक्सी बन के जाऊंगा, किसका नहीं बन के जाऊंगा, समझ रहे, मतलब आई कैन नॉट डिसाइड ऑन दिस बिहाफ, मतलब मैं कोई भी रैंडम वे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई ज्यादा पैसे दे रहा है, कोई कुछ भी, इट कैन बी एनी रैंडम वे, बट आई हैव टू डिसाइड कि मैं कितने लोगों का प्रॉक्सी बन के जा सकता हूं, आई हैव टू डिसाइड कि मैं कितने लोगों का प्रॉक्सी बन के जाऊंगा, 50 में से 60 में से किन 50 को सेलेक्ट करना है, नाउ डिसीजन इज टेकन बाय मी। और अगर मैं नहीं बता पाता तो जो पहले 50 फॉर्म डिपॉजिट हुए हैं कंपनी के, फर्स्ट इन फर्स्ट सर्व के हिसाब से मैं उनका प्रॉक्सी माना जाऊंगा, बाकी जो 10 हुए बाद में पॉइंट, उनका नहीं माना जाऊंगा। समझ गए क्या, बोलो भाई जल्दी। एक्सक्यूज मी, अब देखिए क्या लिखा है, तो if proxy is appointed for more than 50 members, he shall choose any 50 members। 50 से ज्यादा के लिए भैया चांदी है, अपन को सेलेक्ट करना है इस पर कि 50 में से कितनों को सेलेक्ट, 60 में से कितनों को सेलेक्ट करना है, 50 में से किस किस को, मतलब कौन कौन 50 की लिस्ट में आ जाएगा, and confirm the same to the company before the commencement of the specified period for inspection। कंपनी को राय देखो यार लिस्ट है, ये मेरे को सही लगता है, मैं इनका प्रॉक्सी बन के जाऊंगा, बाकी इनको मना कर देना, मैं नहीं बन सकता। इन केस प्रॉक्सी फेल्स टू डू सो, प्रॉक्सी नहीं बता पाया, ठीक है, तो क्या जो पहले 50 नंबर आए, पहले 50 लोग आए, तो उनका प्रॉक्सी है, ठीक है भाई। एंड शैल कंसीडर ओनली द फर्स्ट 50 प्रॉक्सीज रिसीव्ड एज वैलिड। डिसेबिलिटीज ऑफ प्रॉक्सी, क्या करा जाता है, मीटिंग में जाते ही प्रॉक्सी को बैठाया, सर आप बैठिए प्लीज, सर आप बैठिए प्लीज, आप प्रॉक्सी है ना, बोले हाँ हाँ मैं प्रॉक्सी हूँ, ठीक है, आप बैठिए तो सही, जैसे ही बैठाया, ठीक है, हाँ भाई टेप ले गया, हाथ बांध दिए, ठीक है, हाँ भाई ज्यादा बोलो नहीं, मुंह बंद। क्या मीटिंग में आप बोल सकते हो, क्या मीटिंग में बाय शो ऑफ हैंड्स, तो दिस इज वर्चुअल डिसेबिलिटी है ना, ऐसा सच में नहीं करते सामने, ये वर्चुअल डिसेबिलिटी है, ओके, नहीं मतलब ऐसा लगे कि मैं प्रॉक्सी बन के कभी जाऊं और जाते ही मुंह बंद, तो ऐसा नहीं करते। डिसेबिलिटीज ऑफ प्रॉक्सी, प्रॉक्सी शैल नॉट हैव राइट टू स्पीक एट द मीटिंग, क्या बोला मैंने, हैव नो राइट टू स्पीक एट द मीटिंग, अ प्रॉक्सी कैन नॉट वोट ऑन शो ऑफ हैंड्स, अ प्रॉक्सी इज नॉट काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ कोरम, ना ही कोरम के लिए काउंट करा जाएगा तुम्हें, ना मीटिंग में वोट कर सकते हो, ना बोल सकते हो, समझ गए, तुम यू डोंट एग्जिस्ट फॉर मी, मीटिंग इज लाइक यू डोंट एग्जिस्ट फॉर मी, बस बोल, बस उसी के लिए एग्जिस्ट करते हो तुम। राइट्स ऑफ प्रॉक्सी, अ प्रॉक्सी इज अ राइट टू अटेंड द मीटिंग, यस आओ मीटिंग में, अ प्रॉक्सी इज राइट टू वोट ओनली ऑन पोल, से पोल पे वोट कर सकते हो, अ प्रॉक्सी एलिजिबल अंडर सेक्शन 109, ठीक है, 109 हैज द राइट टू डिमांड पोल, हाँ सर ये मतलब पोल डिमांड करने के लिए कम से कम 10% शेयर होने चाहिए आपके पास, कितने होने चाहिए, 10%, अगर एक जो प्रॉक्सी है उसके बाद 10% शेयर है तो वो पोल की डिमांड कर सकता है, किसकी डिमांड कर सकता है, पोल की डिमांड कर सकता है, समझ गए क्या, तो मैंने प्रॉक्सी को भेजा, मेरे पास कंपनी के 12% शेयर थे, कितने हैं 12%, मैंने कहा सुन जा मीटिंग अटेंड करके आ, 12% शेयर है, ही कैन डिमांड फॉर पोल, समझ गए क्या, हाँ ही नहीं। नेक्स्ट आता है रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रॉक्सी, अब मेंबर ऑफ अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, सबको पता है कि सिर्फ और सिर्फ मेंबर ही बन सकता है प्रॉक्सी, है ना, shall not be entitled to appoint any other person as his proxy unless such member is also a member of the company, समझ गए, बड़ा फर्जी सा पॉइंट था, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं। A person appointed as proxy shall not act as a proxy on behalf of more than 50 members, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ठीक है, and members holding more than aggregate of 10% share capital, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, a member holding 10% को अपॉइंट कर सकता है प्रॉक्सी को, बोलो भैया यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं। अब ये आता है कि यार कंपनी विल बी लाइक, सुनो आपके बिहाफ पे सर कौन कौन आ रहे हैं, अब हमें बता तो दो, हमें उस हिसाब से अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे, सबका सिटिंग अरेंजमेंट डिसाइड करना है, तो आप अगर खुद नहीं आते एंड इंस्टेड ऑफ यू कमिंग द मीटिंग योर प्रॉक्सी अटेंड्स द मीटिंग, सबमिट द प्रॉक्सी 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग, 48 घंटे पहले प्रॉक्सी को सबमिट कर दो। सर प्रॉक्सी को ले जाके कैसे सबमिट,
अरे मैंने बोला था ना यार, प्रॉक्सी मतलब प्रॉक्सी बंदा, प्रॉक्सी मतलब प्रॉक्सी फॉर्म, भूल गए क्या? तो यहाँ पे कौन जाएगा? प्रॉक्सी फॉर्म डिपॉजिट हो जाएगा कितने दिन में? 48 The instrument appointing the proxy, instrument appointing the proxy मतलब proxy खुद, must be deposited with the company 48 hours before the meeting. Any provision contained in the articles requiring longer period for 48 hours shall have effect if a period of 48 hours had been specified. ये बोलता है कि सीधी सी बात है, कंपनी चाहे तो 48 आवर्स से ज्यादा कर सकती है, कंपनी बोलती है नहीं यार 60 आवर्स चाहिए मेरे को तो यार, तो 60 आवर्स काउंट होंगे, अदरवाइज 48 आवर्स। समझ गए क्या? अब एक बात समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये ना बच्चों को बड़ा कंफ्यूज कर देता है, और ये क्वेश्चन अगर आ जाए, ठीक है, तो देखना, सुनो। हुआ क्या, मीटिंग है अपनी एजीएम 12th ऑफ मार्च, हालांकि 12th ऑफ मार्च को मीटिंग हो नहीं सकती प्रैक्टिकली, बट मैंने ऐसे लिख दिया एजीएम लिख दो। फालतू फिर बोलोगे सर एजीएम कैसे हो सकती है, ये लो एजीएम है 12th ऑफ मार्च, ओके। वो मैं पूछ रहा था एजीएम क्यों नहीं हो सकती इसमें? 30th सितंबर लास्ट डेट होती है प्रैक्टिकली मीटिंग बुलाने की। 12 मार्च को तो साल भी खत्म नहीं हुआ, 31 मार्च को साल खत्म होगा, महीने 2 महीने बाद मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, ओके। ईजीएम बुलाई मैंने 12 मार्च को, ओके। हुआ ये, सर कितने बजे मीटिंग है? मीटिंग है सुबह 11 बजे। कितने बजे? 11 बजे, 11 AM। मीटिंग कितने बजे है? 11 बजे से। तो जो 48 घंटे है ना, ये 48 आवर्स, ये 48 आवर्स है ना, ये एक्चुअली आवर्स है, डेज नहीं है। 2 दिन नहीं बोला मैंने 48 घंटे बोले हैं। 48 घंटों का मतलब हो गया कि 10th ऑफ मार्च को सुबह 10:59 तक प्रॉक्सी डिपॉजिट करवा देना। समझ आई बात? 10th ऑफ मार्च को, ठीक है, 10:59 तक मतलब 11 बजे तक प्रॉक्सी डिपॉजिट करवा देना। 48 आवर्स बिफोर द टाइम फिक्स फॉर द मीटिंग, 48 घंटे मीटिंग से पहले। समझ आई बात? तो 48 आवर्स पहले आप मीटिंग में डिपॉजिट करवा देंगे, ठीक है। 11 मार्च तक कितने हो जाएंगे? 24 घंटे, फिर 12 मार्च तक कितने हो जाएंगे? इतने बजे तक हो गए 48 घंटे। समझ आई बात? तो अगर किसी मेंबर ने टाइम दे रखा है, एग्जाम्पल सुनो, क्वेश्चन सुनना। क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि एक मेंबर है, उसने 11:30 बजे प्रॉक्सी डिपॉजिट करवाया, वैलिड है क्या? नॉट वैलिड। 10:30 बजे जमा करा दिया, वैलिड है क्या? यस वैलिड है। तो ये टाइम का ध्यान रखना, 48 आवर्स बोला है, लॉ ने 48 आवर्स वर्ड यूज करा है, ठीक है, याद रखना। समझ गए ना? क्या यूज नहीं करा उसने? डेज नहीं बोला, ठीक है, आवर्स बोला है, ध्यान रखिएगा। आगे लिखा है इसमें 48 आवर्स। अच्छा, कंपनी चाहे तो आर्टिकल्स में ज्यादा टाइम स्पेसिफाई कर सकती है, मैंने आपको जैसे बता दिया कि कंपनी चाहे तो इस टाइम को बढ़ा भी सकती है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, 72 आवर्स करो यार, 60 तो करो कम से कम, प्लीज प्लीज प्लीज। समझ गए? आर्टिकल्स में लिख सकती है सर। इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉक्सी, इफ एनी मेंबर ऑफ द मीटिंग वांट्स, क्या देखे तो सही कौन कौन प्रॉक्सी आए हैं, कौन कौन से मेंबर्स ने अपनी अपनी जगह पे प्रॉक्सी भेजे, तो इंस्पेक्शन करना चाहते कर लो, कोई दिक्कत नहीं। एवरी मेंबर एंटाइटल्ड टू वोट एट द मीटिंग ऑफ द कंपनी, जो मीटिंग में वोट कर सकता है। तो सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि इस लाइन से आपने ये बोल दिया कि प्रेफरेंशियल होल्डर आके क्या नहीं कर सकता, प्रॉक्सी को नहीं देख सकता? नहीं देख सकता। इसीलिए मैंने बोला एंटाइटल्ड टू वोट एट द मीटिंग, क्योंकि बोलने में तो प्रेफरेंशियल होल्डर भी हमारा मेंबर कहलाता है, बट वो वोट नहीं कर सकता ना मीटिंग में आके, तो सिंस वो वोट नहीं कर सकता तो ये भी नहीं कर सकता। तो और एनी रेजोल्यूशन टू बी मूव्ड thereat is treated is entitled to inspect the proxies lodged with the company if at least 3 days notice in writing। सुनो क्या लिखा है, क्या लिखा है? 3 days मतलब 3 दिन, पूरे 3 दिन। समझ गए क्या? और दिन कब से चालू होता है? 12 बजे से 12 बजे तक का। ऑलराइट, डेज वो होते हैं। And writing is given to the company. Such notice shall be received at least 3 days before the commencement of the meeting। मीटिंग चालू होने से 3 दिन पहले आप एक नोटिस भिजवा देना, ठीक है। Such inspection can be taken during in 24 hours before the meeting for the time fixed for the commencement of the meeting
and during the business hours of the company and ending with the conclusion of the meeting, such inspection should be allowed between 9 to 6 p.m. अब देखो इसका मतलब क्या हुआ। कोई मेंबर आके बोलता है मेरे को तो प्रॉक्सीज को विजिट करना है, तो सर आप 3 दिन पहले नोटिस दे दो कंपनी को, 3 days बिफोर आप नोटिस दे दो, ठीक है। आप 24 घंटे पहले 24 आवर्स पहले से लेकर जब तक मीटिंग कंक्लूड नहीं हो जाती तब तक आप क्या कर सकते हो, सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक आप इंस्पेक्शन कर सकते हो। मैं वापस रिपीट करता हूं, प्रॉक्सी अपॉइंट करने का टाइम, प्रॉक्सी का फॉर्म डिपॉजिट कराने का टाइम कंपनी का होता है 48 आवर्स बिफोर द टाइम फिक्स फॉर द मीटिंग। अगर आपको ये प्रॉक्सी फॉर्म कौन कौन आए तो 3 दिन पहले कंपनी को बताना पड़ेगा, मीटिंग से 3 दिन पहले बता दो। हमारे पास 48 घंटे पहले हमारे पास फॉर्म डिपॉजिट होते हैं, फिर हम इनको मैनेज करना और थोड़ा सा उसको सेग्रीगेट करने में टाइम लग जाता है। तो 24 घंटे मीटिंग से 24 घंटे पहले से लेकर 24 घंटे पहले का मतलब अगर मीटिंग 11 बजे तो पिछले दिन 11 बजे से लेकर अब जब तक मीटिंग चलती रहेगी, अगर मीटिंग एडजॉर्न हो जाती है तो चलती रहेगी, तो जब तक मीटिंग चलती रहेगी तब तक आप इसको क्या कर सकते हो, इंस्पेक्ट कर सकते हो। और इंस्पेक्शन का जो टाइम है वो ऑफिस टाइम रहेगा 9 to 6। बोलो इसको समझ नहीं आया समझ में? तो प्रॉक्सी कब से कब तक डिपॉजिट हो सकता है 48 आवर्स बिफोर, इंस्पेक्शन कब हो सकता है 3 दिन का नोटिस देके, ठीक है, 24 घंटे से लेकर जब तक मीटिंग कंटिन्यू होती है तब तक हो सकता है। A fresh requisition confirming the above requirement shall be given for inspection of proxies in case of original meeting is adjourned। और अगर ओरिजिनल मीटिंग एडजॉर्न हो जाती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रेश रिक्विजिशन लेनी पड़ेगी। समझ गए क्या? नया कंपनी को लिख के देना पड़ेगा, मेरे को विजिट करना है, मेरे को चेक करना है। समझ गए क्या? ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है रिवोकेशन ऑफ प्रॉक्सी। रिवोकेशन का मतलब कि देखो सीधी सी बात है, if after appointment of proxy the member himself attend the meeting, it amounts to automatic revocation of the proxy, but once the proxy is voted it cannot be revoked। मतलब कि मैं मीटिंग चल रही थी, मीटिंग में मैं फ्री हो गया था, मैंने सोचा मैं ही मीटिंग अटेंड करने चले जाता हूँ, प्रॉक्सी वहां बैठा है, मैं कहा प्रॉक्सी सब बढ़िया, तो सच सर आप आ गए क्या निकल, ठीक है, उसे भेज दिया, उसका क्या काम, प्रॉक्सी रिवोक, बट मैं थोड़ा सा लेट हो गया मीटिंग अटेंड करने के लिए। मैं जब तक पहुंचा तब तक प्रॉक्सी वोट कर चुका था, प्रॉक्सी ने वोट कर दिया। मैंने कहा तूने वोट कर दिया? बोले हाँ। फेवर में? नहीं, अगेंस्ट में। अरे यार सुनो यार, मैं वोट वापस नहीं सर, सॉरी सर, लेट हो गए सर, आप 5 मिनट पहले आते तो शायद आपके फेवर में वोट चले जाता। सॉरी सर। सिचुएशन समझ आई क्या? तो मैं जिस मोमेंट पहुंचा उस मोमेंट प्रॉक्सी रिवोक्ड, समझ गए क्या? और मैं अगर प्रॉक्सी ने वोट कर दिया तो वो इट कैन नॉट बी रिवोक्ड। समझ गए? A proxy need not be informed of the revocation of the proxy issued by the member। ठीक है, प्रॉक्सी को बताने की जरूरत नहीं है उसका रिवोकेशन हो गया है, इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। वो मीटिंग अटेंड करने जाएगा, बोले नहीं आप जा नहीं सकते क्योंकि मेंबर आ चुका है, तो बोले चलो ठीक है मैं जाता हूँ वापस। समझ गए? देखिए क्वेश्चन देखते हैं। AGM of a public company was scheduled to be held on 15/12/2015, 15 तारीख को। A shareholder issued 2 proxies in respect of the shares held by him in favor of X and Y. The proxy in favor of Y was lodged on 12/12/2015, 12/12/2015, और in favor of X 15/12/2015। तो 15/12/2015 तो वैलिड ही नहीं है, क्यों? क्योंकि वो तो रिजेक्ट हो जाएगा। The company rejected the proxy in favor of Mr. Y as a proxy in favor of Mr. Y was dated 12/12, in favor of Mr. X was dated 15/12। Is the rejection of the company is in order? तो कंपनी का जो सही किया क्या कंपनी का आंसर आया, क्वेश्चन आया, तो आंसर आएगा गलत किया। सर क्यों गलत किया? क्योंकि किसी भी प्रॉक्सी को 48 घंटे पहले डिपॉजिट होना चाहिए, उसके बाद हो रहा है तो वैलिड नहीं है। ठीक है, तो एज पर सेक्शन 105 proxy should be deposited 48 hours before the time fixed for the meeting। In the given case, the proxy should have been deposited on or before 13/12/2015, the date of the meeting। X deposited proxies on 15, ठीक है, therefore in favor of X has become invalid, thus rejecting the proxy in favor of Y is unsustainable। proxy in favor of Y is valid since it is deposited on time। तो Y valid माना जाएगा, X गलत है। समझिएगा? ओके, अब ये क्वेश्चंस है जो आपको करने, ठीक है, कुछ इलस्ट्रेशन है जो आपको करने, कल मैं इनको आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, डन एंड